अब टॉपिक की बात करेंगे सारणिक की। सारणिक में क्या है, एक तरह से सारणिक की मैट्रिक्स का जैसा ही रूप है, लेकिन मैट्रिक्स और सारणिक में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्योंकि मैट्रिक्स तो क्या होती है, संख्यात्मक मान को प्रकट नहीं करती है, वो हमेशा क्रम को प्रकट करती है। मतलब जैसे 2 गुणा 2 देखा होगा, 1 गुणा 3, 3 गुणा 3, मतलब क्रम को पर निर्भर करती है वो कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ है। वो सिर्फ हमेशा किसको दर्शाती है, अपने रूप में क्रम को दर्शाती है। और सारणिक दर्शाती है संख्यात्मक मान को। किसको दर्शाती है, संख्यात्मक मान को। लेकिन मैट्रिक्स का कोई भी रूप हो सकता है, 2, 3 क्रम कोई भी हो सकता है, लेकिन सारणिक का कभी नहीं होगा क्रम, सिर्फ एक ही क्रम रहेगा। वो कौन सा होगा, वर्ग में जितनी पंक्तियां होगी उतने स्तंभ, चाहे वो 1 गुणा 1 हो, चाहे वो 2 गुणा 2 हो, चाहे वो 3 गुणा 3 हो, चाहे वो 4 गुणा 4 हो, हमेशा संख्यात्मक मान होगी और वर्ग का रूप होगा उसका m बराबर n, जितनी पंक्तियां होगी उतने स्तंभ। अब बात करते हैं सारणी की, डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं। डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, सारणिक हमेशा डेल या एक ही सारणी के रूप में व्यक्त की जाती है। किसमें, डेल या एक ही सारणी के रूप में। इसको जैसे ये निरपेक्ष मान की जैसा है, ये मान, ये क्या है, निरपेक्ष मान। ऐसा निरपेक्ष मान देखा होगा आपने, ऐसे निरपेक्ष मान की जैसा है, ये सारणी का रूप है, ये सारणिक है। इसे किसी पहचाने, डेल से या एक ही सारणी को। डेल को ज्यादातर क्रेमर नियम में काम में लिया जाता है, वो आगे अपन पढ़ाएंगे क्रेमर नियम क्या होता है, कुछ क्वेश्चन कराएंगे अपन को क्रेमर नियम। कुछ यूनिवर्सिटी में तो क्रेमर नियम है और कुछ यूनिवर्सिटी से क्रेमर नियम को हटा दिया गया, लेकिन अपन को सिर्फ सारणिक पूरा पढ़ने के बाद में क्रेमर नियम सिर्फ आधे घंटे का खेल है, समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको निकालना है क्रेमर नियम को, आवश्यकता नहीं है कि यूनिवर्सिटी में सभी में भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है इसमें। अब बात करते हैं सारणिक। सारणिक हमेशा क्या होती है, संख्यात्मक। किसमें होती है, संख्यात्मक। जो भी मान होगा वो हमेशा किसमें आएगा, संख्यात्मक रूप होगा उसका, संख्यात्मक मान होगा। जो भी मान होगा वो क्या होगा, संख्यात्मक मान होगा। जैसे मान लो 2 गुणा 2 का सारणिक मान लो, A B C D, ये सारणिक है। इसका मुख्य विकर्ण, अग्र विकर्ण, मुख्य विकर्ण हमेशा गुणा होगा। कैसे, A और D, मुख्य विकर्ण गुणा होगा। वो कौन सा है, A और D। ये तो होगा प्लस में, और ये पक्ष विकर्ण है, ये तो अग्र विकर्ण है, ये पक्ष विकर्ण। चाहे आप इधर से नीचे से कर लो या ऊपर से पक्ष विकर्ण को गुणा कर लो। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर B माइनस C। तो अग्र विकर्ण तो A माइनस D, AD माइनस BC। जैसे उदाहरण मान लो 2 3 1 4, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, यहां पर हो गया प्लस का 5। जैसे उदाहरण मान लो 10 5 माइनस 1 2, यहां पर माइनस का चिन्ह आ जाए तो यहां पर देखो 20 माइनस, देखो 20 माइनस का चिन्ह आएगा 5 और माइनस का 1, 5 और माइनस का 1, तो यहां पर क्या हो गया 20 प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस का 5, तो 25, प्लस का 25। इस प्रकार ऐसा आ जाए तो 15 माइनस 1 माइनस का 2, सभी भी ये माइनस आ सकता है। तो यहां पर हो गया 15 माइनस 2 माइनस, पक्ष विकर्ण माइनस आ गया, 15 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1, तो यहां पर हो गया माइनस का 30, माइनस 3 माइनस हो गए। तो विषम संख्याओं में माइनस गुणा होने पर विषम संख्या माइनस ही आएगा। तो माइनस का 1 बराबर, देखो माइनस का 30 है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 31। इस प्रकार क्या हो गया, माइनस का 31। तो ये 2 गुणा 2 की सारणिक हो गई। इस बार में बात करेंगे 3 गुणा 3 की। 2 गुणा 2 को समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करेंगे 3 गुणा 3। अब जैसे 3 गुणा 3 में क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जैसे मैट्रिक्स में 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स थी, वैसे 3 गुणा 3 की अपने यहाँ पर सारणी को हल करेंगे। जहां पर दे रखा है अवयव दे रखे 3 3 3 3 3 3 3, मतलब 3 गुणा 3, रो 2 रो 3, C1 C2 C3 कॉलम है तीनों, और 3 ही रो है।
अब बात करेंगे इसका हमेशा विस्तार करने के लिए। इसका क्या होता है, विस्तार रूप क्या होता है, विस्तार। अभी समझा रहा हूं मैं, कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, कोई लिखने की बात नहीं, सिर्फ समझना है आपको। बेसिक समझा रहा हूं, सारणिक है क्या, ऐसे नहीं आप उदाहरण लगे, कोई आवश्यकता नहीं उदाहरण, समझो आप पहले। फिर यहाँ पर देखो 1-11, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ 1-11 हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। ये क्या रहेगा, हमेशा प्लस में। यहाँ अगर माइनस हो तो वो अलग बात है, तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर वैसे क्या रहेगा, विस्तार करने के लिए प्लस रहेगा। उसका उपसारणिक, मतलब उसकी उपसारणी कौन सी होगी, उसकी उपसारणी होगी जैसे मान लो यहां पर देखो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, मतलब ये गायब जो सामने बच गया मैटर, वो उसकी उपसारणी होगी। A22, A23, A32 और A33, ये उसकी क्या होगी, उपसारणी किसकी, 1-11 की। और उसके साथ क्या आएगा, प्लस का चिन्ह। इस प्रकार है -A12, -A12 में क्या होगा, आप देख रहे होंगे -A12 में उसकी उपसारणी कौन सी होगी, सोचो देखे। जैसे अपने 11 का किया था वैसे ही, लेकिन यहां पर माइनस का चिन्ह आएगा। इससे उठा दो, देखो इस स्तंभ को उठा दो और ये पंक्ति उठा दो। A21, A31, A31, A21, A31, A23, A33 प्लस अगला है A13, प्लस का है A13। उसके स्तंभ को और उसके पंक्ति को उठा दो, ये बच गया। कौन सा बच गया मीटर अपने, ये बच गया देखो A21, A22, A31, A32। कौन सा मीटर बच गया अपने, A21, A22, A31, A32, ये मीटर बच गया अपने पास। अब वो ही सिस्टम आ गया जैसे अपन ने 2 गुणा 2 की सारणी कॉल किया था, वैसे कि वैसे 1-11 तो बाहर रहेगा और यहां पर क्या हुआ, A22, A33। अगर विकरण देखो, पक्ष विकरण -A23, A32, यह है पक्ष विकरण। यह आपको नहीं करना है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। यहां पर आप ऐसे बना दो, शक्तिमान के से गोले बना दो, ये कोई यहां पर वो नहीं निकाले, आप कोई पोती खोल लिया ऐसे बना दिया। फिर इसके बाद में A12 में क्या है, A12 में क्या है, देखो A21, A33, -A23, A31 प्लस A13, A21, A32, -A22, A31। ये अपन ने क्या कर दिया, तीनों को विस्तार रूप दे दिया। आ गया समझ में। जैसे आप मान लो, कोई प्रश्न मान लो यहां पर दे दिया 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, ये दे दिया, मान लो संख्यात्मक मान दे दिया। अब इसको हल करते हैं। यहां पर है 3, 1-11 पर कौन है, 3। इसकी उपसारणी कौन है, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1। फिर है माइनस कौन है, A12, 2। इसकी उपसारणी कौन है, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1। फिर है प्लस, फिर कौन है, 1। इसकी कौन है, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1। यह अपन ने क्या कर दिया, इसकी जैसे के जैसे इसे हल कर दिया। फिर है देखो 3, 2 को इससे करेंगे 2 - 3, 2 - 3। फिर माइनस का 2, 1 - 3, 1 - का 3। फिर प्लस 1 - का 2, 1 - का 2। तो यहां पर क्या हो गया, 3 - का 1 बच गया, 2 में से -3, मतलब 1 अधिक है माइनस का, 2 - का 2, 1 प्लस का 3 माइनस का है, 1 - का 1, 1 प्लस का है, 2 माइनस का है। तो यहां पर हो गया -3 प्लस का 4। देखो माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 और माइनस का 1। तो यहां पर हो गया -4 प्लस का 4 बराबर 0। तो इस सारणी का मान क्या आ गया, 0। संख्यात्मक लास्ट मान आ गया। इस प्रकार आप एक क्वेश्चन और देखो, आप करते हैं गुणधर्म 2 की।
अब दूसरा नंबर का गुणनफल में क्या दे रखा है, ये सारणिक है ABCPQRUVW। यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां या तो दो पंक्तियां या दो स्तंभ परस्पर बदल दिया जाए, जैसे कि मान लो क्लास है, क्लास के अंदर दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं या तीन बैठे हुए, दो लाइनें हैं। अगर मैं पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति में बैठा दूं, दूसरी पंक्ति को मैं प्रथम पंक्ति में बैठा दूं, सारणी का क्या चाहती है, सारणी चाहती है संख्यात्मक मान। अगर उसमें 6 लोग हैं तो 6 रहेंगे, ना तो 7 होंगे ना 5 होंगे। लेकिन जब फर्स्ट लाइन में जो जिस नाम के बच्चे बैठे हुए थे ना, वो सेकंड में बैठ गए और सेकंड वाले फर्स्ट में, नाम अलग अलग हो जाएंगे उनके, मतलब सिस्टम बदल जाएगा। तो यहाँ पर नाम का क्लास का कोई लेना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बदलाव आ जाएगा, चिन्ह का बदलाव आ जाएगा। किसका बदलाव आएगा, चिन्ह का। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। क्यों होगा, देखो ये C1 है, ये क्या है C1 है। जैसे यहाँ पर दे रखा है C1 और C2, मैंने इसको बदल दिया C1 के साथ C2 और C2 की जगह C1। देखो ये C2 और C1 हो गया। मैंने इसको ऐसे कैसे उठा के सेकंड पर रख दिया और इसे ऐसे कैसे उठा के फर्स्ट पर रख दिया। तो दो स्तंभों को या दो पंक्तियों को परस्पर बदल दिया जाए, दो पंक्तियां और दो स्तंभ आपस में ऐसे बदल दिया जाए, तो उस सारणी का मान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। देखो परिभाषा देखो, किसी सारणी की दो आसन यानी पास वाली आसन पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए, बदलने पर सारणी का मान वही रहता है या अपरिवर्तित रहता है, लेकिन चिन्ह का बदलता है, लेकिन चिन्ह बदलता है। तो चिन्ह बदल गया, यहाँ पर क्या बदल गया, चिन्ह। क्यों बदला, क्योंकि इसका मान इसके बराबर होगा, लेकिन इसका मान चिन्ह माइनस में आएगा। आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में। तो इसे नुकसान न हो इसलिए पहले से अपन क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ इसका बदलाव की वजह से चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। लेकिन इसे नुकसान न हो क्योंकि बराबर का चिन्ह है, तो इसलिए अपन पहले से क्या लगा देंगे, माइनस। एक माइनस ये है, इसका मान माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये दोनों आंसर वापस क्या हो जाएंगे, बराबर। ये इसलिए लगाया जाता है कि इसके बदलाव की वजह से माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन पहले से माइनस लगा दिया तो वापस क्या हो जाएगा, प्लस का। तो दोनों को कोई फर्क नहीं पड़े, अपना काम भी हो जाए और सारणी का गुणधर्म भी लग जाए। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं अपने, जैसे ये पर्सन है, यहां पर 1 2 3 2 2 3, इसे गुणा किया 2, इसे गुणा किया 4, इसे गुणा किया 27, इसे गुणा किया 12, इसे गुणा किया 3, इसे गुणा किया 6। इस प्रकार माइनस माइनस को बाहर रखो, इसका देखो 2 1 2 3, वैसे ही जैसे पहले किया था ना अपने, इसे गुणा किया 6 3 12, माइनस के 27, देखो माइनस के 27, माइनस के 4, माइनस के 2। यहां पर क्या हुआ, टोटल 31, कितना हो गया ये, 2 29 33 माइनस 21। यहां पर क्या होगा, 21 माइनस 33, ये 21 और ये माइनस के 33। यहां पर कितना बच गया, 12। यहां पर क्या बच गया, माइनस 12। यहां पर माइनस के 12, लेकिन माइनस पहले से है तो प्लस का 12, तो कोई बदलाव नहीं हुआ ने, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब उसने बोला था कि मान वही रहेगा। तो आप गुणधर्म 2 को क्या समझोगे, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां दो स्तंभों को परस्पर विनिमय कर दिया जाए या बदलाव कर दिया जाए तो सारणिक का मान तो वही रहेगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। गुणधर्म एक क्या था, यदि किसी सारणिक में यदि किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में बदल दे, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो सारणी का मान वही रहता है। तो दोनों गुणधर्म समझ में आ गया। अब बात करते हैं गुणधर्म 3 की। गुणधर्म 3 की, इसने बोला कि किसी सारणी की दो पंक्तियां या स्तंभ समान हो, मतलब जैसा का जैसा, जैसे पहली पंक्ति में वैसा ही दूसरी पंक्ति में हो, समान होने पर सारणी का मान 0 होगा। आपको उसे हल करने की आवश्यकता नहीं है, जब आपको समझ में आ जाए गुणधर्म ये बोल रहा है, आपको समझ में आ जाए उसका मान 0 होता है, तो आपको समीकरण आप करना अच्छा लगता है, इसलिए गुणधर्म को काम में लिया जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, R1 R2 A B B C C, मतलब सेम है, दो पंक्तियां क्या है, सेम है, तो उसका मान क्या होगा, 0। अब इससे तो पता चलेगा नहीं, उदाहरण देके देखते हैं। 1 2 3 1 2 3,
तो यहाँ पर देखो 1 2 1 2 2 1, दो पंक्तियां सेम है, तो यहाँ पर क्या हुआ 1 2 1 2 2 3 2 12 3 1 1 3, अपन ने गुणा कर दिया अग्र विकर्ण से। ये आपको नहीं करना है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। फिर पक्ष देखो ये माइनस के 12 माइनस के 3 माइनस के 2, यहाँ पर कितना में देखो 2 से 2 कट गया, 12 से 12 कट गया, 3 से 3 कट गया, बराबर क्या आ गया 0। तो इससे क्या शिक्षा मिली, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां सर्वसम हो समान हो या दो स्तंभ सर्वसम हो समान हो तो उस सारणी का मान डायरेक्ट क्या होता है गुणधर्म के हिसाब से 0। आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, आगे प्रश्न में पता चलेगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और अपन हल करने में लगे रहते हैं। तो आपको हल नहीं करना है, आपको गुणधर्म को समझना है। तो दो सारणी में सेम हो जाए तो आप छोड़ दो, दिमाग क्यों लगाते हो, देखो 0 कर दो क्योंकि गुणधर्म से, बस ऐसे लिख दो क्योंकि गुणधर्म से। तो ये आ गया। अब बात करते हैं गुणधर्म में 4। गुणधर्म 4 में क्या बोलता है को देखो, देखो के देखो तीनों से गुणा हो रहा है, के। मैट्रिक्स में क्या सिस्टम था, कोई संख्या गुणा होती थी तो सभी अवयव से गुणा होती थी अंतर्वर्ग से, लेकिन सारणिक में उल्टा पासा पड़ता है। एक पंक्ति में कोई अवयव गुणा हो रहा है तो सिर्फ एक पंक्ति से निकाला जाएगा बाहर, एक से अंदर गुणा किया जाएगा, अलग अलग से कॉमन लिया जाएगा, अलग अलग ही अलग अलग अवयव से गुणा किया जाएगा। तो इसमें देखो, इसमें कॉमन क्या आ रहा है के, यहाँ पर आगे ए बी सी पी क्यू आर यू वी डब्ल्यू। तो इसने क्या बोला, किसी सारणी की किसी पंक्ति, ये पंक्ति हो रही है, स्तंभ को किसी अशून्य संख्या, ये अशून्य संख्या है, संख्या से गुणा करने पर सारणी का मान भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। उस पूरी सारणी से उसको बाहर निकाले, वो पूरी सारणी से गुणा हो जाता है। या तो अंदर से एक पंक्ति से गुणा करके कर दो हल, या उसे बाहर निकाल के हल करके फिर गुणा कर दो। जैसे मैं ये तो क्या उदाहरण के लिए समझा है, अब ये समझो देखिए। अब इसमें क्या कॉमन कह रहा है, देखो इस पहली पंक्ति में क्या कॉमन आ रहा है 2 या 4, क्या कॉमन आ रहा है 4। यहाँ पर तो हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2 3 1। इसका मान क्या आया, देखो 4 को 1 से गुणा किया तो 4 माइनस के 24, यहाँ पर क्या आया 1 माइनस के 6, 1 माइनस का 6, 4 प्लस के माइनस के 24 और माइनस के 20। यहाँ पर क्या हुआ 4 माइनस के 5, 1 प्लस माइनस 6 माइनस के 20। देखो सेम आ गया, बात एक हुई, मैं कॉमन निकाल के फिर गुणा कर दिया, या ऐसे कर दो। अब इसे अगर मैं ऐसे भी गुणा कर दूं 4 12 2 1, अगर मैं 4 को इस स्तंभ से गुणा कर दूं, 4 को मैं स्तंभ से गुणा कर दूं, देखते हैं देखिए 4 माइनस 24 माइनस के 20, मैं इसको दूसरे स्तंभ से गुणा कर दूं 1 3 8 1 4, इससे मैं दूसरे स्तंभ से गुणा कर दूं 8 4। तो यहां पर देखो क्या हुआ 4 माइनस 24 माइनस के 20। मतलब यह हुआ कि आप किसी अवयव को बाहर से गुणा कर रहे हैं तो एक पंक्ति से करो या एक स्तंभ से करो या हल करके फिर गुणा करो, मतलब आंसर वही आना है। तो आपको समझ में, किसी सारणी की किसी पंक्ति को किसी अशून्य संख्या से गुणा करने पर सारणी का मान उस संख्या से गुणा हो जाता है। आप गुणा कर को एक सारणी से एक पंक्ति से कर लो गुणा, या पूरी सारणी को उससे बाहर निकाल के गुणा कर लो। आप कभी कभी बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको हल करोगे तो गुणा करने में परेशानी आ जाएगी, तो आप पहले कॉमन निकालोगे तो बाहर, फिर सारणी को हल कर लो, फिर सारणी को हल करने के बाद में गुणा कर लो। जैसे सारणी का मान तो आ गया 100 100 और उसके कॉमन आने पर आ गया 64 या 65, कुछ भी मान लो, तो फिर गुणा कर दो, आप सीधा हो जाएगा। और अगर आप अंदर गुणा करते रहोगे तो हल करते 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 आप परेशान हो जाएगा, गलत भी हो जाएगा। इसलिए गुणधर्मों का प्रयोग करके सारणी को हल किया जाता है। तो गुणधर्म 4 हो गया। अब गुणधर्म पढ़ेंगे 5।